आज इस वीडियो में खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र के फर्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था वह है जब कोई देश अन्य देश के साथ वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार करता है और अक्सर वित्तीय परिसंपत्तियों में भी। उदाहरण, भारतीय विश्व में कहीं भी उत्पादित वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं और भारत से कुछ वस्तुओं का अन्य देशों को निर्यात कर सकते हैं। यानी जब कोई देश किसी अन्य देश के साथ व्यापार करने की पूरी छूट देता है, लेकिन कुछ सरकारी हस्तक्षेप के साथ, तो इसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में व्यापार को फलने फूलने का पूरा अवसर दिया जाता है। यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा बेईमानी से जो व्यापार हो रहा है उसको रोका जा सकता है, लेकिन जो ईमानदारी से काम करना चाहता है उसको काम में किसी भी तरह की रुकावट नहीं डाली जाती है। विदेशी विनिमय दर। विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की एक मुद्रा इकाई का दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय किया जाता है। यानी विदेशी विनिमय दर यह बताती है कि किसी देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयाँ मिल सकती हैं। जैसे $1 में अगर 70 रुपया है तो हम कह सकते हैं कि $1 की विनिमय दर रुपये में कितनी हो गई, 70 रुपये हो गई। अब सेयर्स के द्वारा विनिमय दर की परिभाषा है, चलन मुद्राओं के परस्पर मूल्यों को ही विदेशी विनिमय कहते हैं। ये अर्थशास्त्री सेयर्स के द्वारा दी गई परिभाषा है। विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा की मिलने वाली इकाइयों की माप है। ये अर्थशास्त्री क्राउथर के द्वारा दी गई परिभाषा है। विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा की मिलने वाली इकाइयों की माप है। उदाहरण, यदि एक अमेरिकी डॉलर के बदले 70 रुपये प्राप्त होंगे तो डॉलर और रुपये की विनिमय दर जो होंगी वो किस तरह से होंगी, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, $1 बराबर 70 रुपया। तो ये जो है विनिमय दर है डॉलर और रुपये की। अब है अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर। विनिमय दर मुख्यतः दो तरह की है, अनुकूल और प्रतिकूल। अब क्या है देखिए, अगर मान लीजिए $1 बराबर 70 रुपया, मान लीजिए इस समय वर्तमान दर $1 बराबर 70 रुपया है, लेकिन यदि विनिमय दर घटकर $1 में 65 रुपये हो जाए तो विनिमय दर भारत के पक्ष में होगी, क्योंकि अब हमको $1 का माल खरीदने के लिए पहले से कम पैसे देने पड़ेंगे। इसके विपरीत अगर विनिमय दर $1 बराबर 75 रुपये हो जाए तो विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाएगी, क्योंकि अब हमें $1 का सामान क्रय करने के लिए पहले की अपेक्षा अधिक रुपये देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विनिमय दर दो तरह की होती है, अनुकूल विनिमय दर और प्रतिकूल विनिमय दर। विनिमय दर के दो मुख्य रूप हैं। कौन कौन से हैं ये? पहला है स्थिर विनिमय दर और दूसरा है लोचपूर्ण विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। स्थिर विनिमय दर में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होता या एक सीमा तक ही परिवर्तन होता है, जबकि लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के आधार पर होता है। तो इस तरह से स्थिर विनिमय दर और लोचपूर्ण विनिमय दर के दो मुख्य रूप हैं। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा होता है, जबकि लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। स्थिर विनिमय दर
के दो रूप हैं। पहला है विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली और दूसरा है विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली। पहली है स्वर्णमान प्रणाली और दूसरी है ब्रेटन वुड्स प्रणाली। तो विनिमय दर के दो रूप हैं, स्वर्णमान प्रणाली और ब्रेटन वुड्स प्रणाली। अब पहले देखिए विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली। यह प्रणाली 1920 के दशक से पूर्व स्वर्णमान के चलन के समय विश्व के कई भागों में प्रचलित थी। इस प्रणाली के अनुसार विभिन्न देशों में प्रचलित मुद्राओं के बीच क्षमता का आधार स्वर्ण या सोने को माना जाता था। प्रत्येक देश की अपनी मुद्रा का मूल्य सोने में परिभाषित करना होता था, इसलिए एक मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्रा में निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मुद्रा के स्वर्ण मूल्य की तुलना की जाती थी। स्वर्ण मुद्रा की तुलना करने के ही बाद विनिमय दर निर्धारित होती थी। तो ये प्रणाली जो थी 1920 के दशक से पहले ये प्रचलन में थी। यदि भारत के 5 रुपये में 1 ग्राम सोना और अमेरिका के $1 में 1 ग्राम सोना पाया जाता है या मिलता है तो $1 बराबर 5 रुपया हो जाएगा। यानी डॉलर और रुपये की विनिमय दर का अनुपात 1:5 होगा। या हम कह सकते हैं कि $1 में जितना सोना आता है उतना ही 5 रुपये में आता है। विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली। ब्रेटन वुड्स प्रणाली स्थिर विनिमय दर की प्रणाली थी, लेकिन इसमें कुछ सीमा तक समायोजन की अनुमति थी। इसी कारण इसे विनिमय दर की समंजनीय सीमा प्रणाली कहा जाने लगा। ब्रेटन वुड्स प्रणाली को समंजनीय सीमा प्रणाली कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि इसमें कुछ सीमा तक समायोजन की अनुमति थी, इसलिए ब्रेटन वुड्स प्रणाली को समंजनीय सीमा प्रणाली कहा जाने लगा। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अनुसार विभिन्न मुद्राओं को एक मुद्रा अर्थात अमेरिकी डॉलर के साथ संबंधित कर दिया गया। दूसरा, अमेरिकी डॉलर का एक निश्चित कीमत पर स्वर्ण मूल्य निर्धारित कर दिया गया। तीसरा, दो मुद्राओं के बीच समता के लिए स्वर्ण ही अंतिम इकाई का कार्य करता रहा। अब है स्थिर विनिमय दरों के गुण। पहला गुण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। जब विश्व के सभी देश अपनी मुद्रा की एक निश्चित विनिमय दर अपना लेते हैं तो उसे बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं तो आर्थिक एकता में वृद्धि होती है, आपसी लेन देन और भुगतान सरल हो जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। दूसरा जो स्थिर विनिमय दर का गुण है यह है विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। विनिमय दर में स्थिरता रहने से विदेशी पूंजी का आयात बढ़ता है, जिससे देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। इसी तरह से पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। जब विनिमय दर में स्थिरता बनी रहती है तो उससे आंतरिक कीमत स्तर में भी स्थायित्व बना रहता है, जिससे देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। इसी तरह से चौथा जो गुण है यह है आर्थिक नियोजन संभव। विनिमय दर स्थिर रहने पर सरकारी परियोजनाओं के व्यय निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं होते। सरकार के आयात मूल्यों में भी भारी उतार चढ़ाव नहीं रहता, जिससे आर्थिक नियोजन के कार्यान्वयन में कठिनाइयां नहीं आती। इसी तरह से भुगतान संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। स्थिर विनिमय दर के कुछ दोष भी हैं। ये क्या दोष हैं देखिए। पहला है राष्ट्रीय हितों की अवहेलना। मुद्रा की दर का अन्य देशों की मुद्रा से एक निश्चित अनुपात बनाए रखने के लिए आंतरिक रोजगार, राष्ट्रीय आय, मूल्य स्तर और राष्ट्रीय हित जो हैं इनको गौण माना जाता है या सेकेंडरी माना जाता है। दूसरा जो इसका दोष है ये अनेक क्षेत्रों में नियंत्रण।
स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत केवल विदेशी विनिमय और भुगतानों पर ही प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अनेक प्रकार के अनुशासन, उद्योग, बैंकिंग व्यवसाय और विदेशी व्यापार आदि पर भी लागू करने पड़ते हैं। इसी तरह से विनिमय दर में अस्थिरता या विनिमय दर में उतार चढ़ाव आते हैं। विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने से कोई मुद्रा कमजोर हो जाती है, कभी कभी उसका आकस्मिक अवमूल्यन कर दिया जाता है। सभी परिस्थितियों में स्थिर विनिमय दर उपयुक्त नहीं है। विनिमय दर का जो दूसरा रूप है यह है लोचपूर्ण विनिमय दर। लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजारों में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है तथा विनिमय दर मांग और पूर्ति के परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। यानी विनिमय दर फलन है मांग और पूर्ति का। अब यहाँ पे देखिए आर क्या है, विनिमय दर। डी प्रदर्शित कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग, और एस यहाँ पे जो दिखा रहा है यह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न मुद्राओं की पूर्ति। तो इस तरह से विनिमय दर मांग और पूर्ति का फलन है। तो इस तरह से लोचपूर्ण विनिमय दर जो है ये विदेशी मुद्रा बाजारों में विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। अब लोचदार विनिमय दर प्रणाली के कुछ गुण हैं। ये गुण कौन से हैं? पहला है सरल प्रणाली। लोचदार विनिमय दर प्रणाली एक सरल प्रणाली है। इसमें विनिमय दर वहाँ निर्धारित होती है जहाँ मांग और पूर्ति में साम्य स्थापित हो जाता है। दूसरा है भुगतान संतुलन में सुधार। भुगतान शेष में संतुलन स्थापित करना विनिमय दर का कार्य है तथा विनिमय दर में समायोजन केवल लोचपूर्ण विनिमय दर होने पर ही किए जा सकते हैं। तीसरा है जो गुण इसका संसाधनों का कुशलतम उपयोग, और चौथा है सतत समायोजन। सतत समायोजन से मतलब है लोचदार विनिमय दरों में सतत समायोजन की गुंजाइश रहती है। इस प्रकार दीर्घकालीन असंतुलन के विपरीत प्रभावों से बचा जा सकता है। तो लोचदार विनिमय दर प्रणाली के जो मुख्य गुण हैं, पहला हो गया सरल प्रणाली, दूसरा भुगतान संतुलन में सुधार, तीसरा संसाधनों का कुशलतम उपयोग और चौथा सतत समायोजन। अब लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली के कुछ दोष भी हैं। क्या दोष हैं? सबसे पहला है अनिश्चितता। अनिश्चितता से मतलब है लोचदार विनिमय दर अनिश्चितता उत्पन्न करती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी की जो अनिश्चितता है ये व्यापार के लिए घातक होती है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता आ जाती है इससे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अस्थिरता अगर होगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी अस्थिरता बनी रहेगी। आयात और निर्यात संबंधी जो दीर्घकालीन नीतियां बनाना कठिन हो जाएगा। इसी तरह से निम्न लोच के दुष्परिणाम होते हैं। स्थिर और लोचपूर्ण विनिमय दरों में कुछ अंतर होता है। पहला अंतर क्या है? स्थिर विनिमय दर सरकार द्वारा घोषित की जाती है और इसे स्थिर रखा जाता है, जबकि लोचपूर्ण विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। दूसरा है स्थिर विनिमय दर में परिवर्तन नहीं आते, जबकि लोचपूर्ण विनिमय दर में सदैव परिवर्तन आते रहते हैं। इसलिए स्थिर विनिमय दर में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें भी स्थिरता बनी रहती है, जबकि लोचपूर्ण विनिमय दर में क्योंकि परिवर्तन आते रहते हैं इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता बनी रहती है। विनिमय का मांग पूर्ति सिद्धांत। जिस तरह से वस्तु की कीमत बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है, उसी तरह विनिमय दर भी विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा ही निर्धारित होती है। सभी देशों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं
और पूंजी के लेन देन किए जाते हैं। इन लेन देनों के बदले विदेशी विनिमय में भुगतान और प्राप्तियां होती हैं। जब विदेशी विनिमय में भुगतान किया जाता है तो उस देश द्वारा विदेशी विनिमय की मांग की जाती है, और उसी तरह जब विदेशी विनिमय की प्राप्तियां मिलती हैं तो उस देश में विदेशी विनिमय की पूर्ति होती है। तो इस तरह विदेशी विनिमय के मांग और पूर्ति घटक जो हैं ये विनिमय दर का निर्धारण करते हैं। अब है विदेशी विनिमय की मांग। विदेशी विनिमय की मांग मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं के आयात तथा विदेशों में विनियोग करने व ऋण देने के कारण उत्पन्न होती है। विदेशी विनिमय की मांग विनिमय दर और विदेशी विनिमय की मांगी हुई मात्रा के फलनात्मक संबंधों को व्यक्त करती है। इस फलनात्मक संबंध के कारण विदेशी विनिमय की दर और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, यानी विदेशी विनिमय की नीची दर पर विदेशी विनिमय की मांग अधिक होती है। अब विदेशी विनिमय की मांग मुख्य रूप से निम्नलिखित स्रोत के द्वारा उत्पन्न होती है। पहला है विदेशों से वस्तुओं व सेवाओं का आयात। इसी तरह से दूसरा है विदेशों में भेंट उपहार योजना, विदेशों में निवेश, विदेशी मुद्राओं के मूल्य पर सट्टा, अंतर्राष्ट्रीय सौदों से संबंधित अन्य भुगतान। तो ये विदेशी विनिमय की मांग के जो हैं ये मुख्य रूप से निम्नलिखित स्रोत हैं। कौन कौन से हो गए? पहला है विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात, विदेशों में भेंट उपहार योजना, विदेशों में निवेश, विदेशी मुद्राओं के मूल्य पर सट्टा, अंतर्राष्ट्रीय सौदों से संबंधित अन्य भुगतान। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ दिखाया गया है। ये ग्राफ है विदेशी विनिमय का मांग वक्र। अब इसमें देखिए एक्स एक्सिस में यहाँ पे डिमांड दिखा रखा है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और वाई एक्सिस में दिखा रखा प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे देखिए ओ आर विनिमय दर पर, जब ओ आर विनिमय दर है तो उस समय विदेशी मुद्रा की मांग कितनी है? ओ क्यू के बराबर है। लेकिन अगर ये जो मांग है मुद्रा की मांग, यहाँ पर मुद्रा की मांग बढ़ेगी कब? जब विनिमय दर कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे विनिमय दर जब OR1 हो जाती है तो मांग बढ़ के कितनी हो जाएगी विदेशी मुद्रा की? यहाँ पे OQ1 के बराबर। और अगर विनिमय दर बढ़ जाएगी, OR2 के बराबर हो जाएगी, तो उस समय मांग गिरकर कितनी हो जाएगी? OQ2 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर विदेशी मुद्रा की मांग में कमी का मतलब है विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आ जाना। अब इसी तरह से विदेशी विनिमय की पूर्ति। क्या है विदेशी विनिमय की पूर्ति? विदेशी विनिमय की पूर्ति विदेशी विनिमय दर और विदेशी विनिमय की पूर्ति के बीच फलनात्मक संबंध को बताती है। इस संबंध के कारण विदेशी विनिमय दर और पूर्ति मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी विनिमय दर बढ़ने पर विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और विनिमय दर कम होने पर विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। विदेशी विनिमय की पूर्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है विदेशों को वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सौदों से संबंधित प्राप्तियां, तीसरा अपने देश में विदेशियों द्वारा निवेश, चौथा विदेशी विनिमय के सौदागरों के कारण विदेशी मुद्रा का देश की ओर आना। तो विदेशी विनिमय की पूर्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हो गए? विदेशों को वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, इसी तरह से और भी ये बाकी स्रोत हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ दिखाया गया है ये विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र है। इस पूर्ति वक्र में देखिए
यदि विदेशी मुद्रा की प्रति इकाई कीमत OR रुपया है तो विदेशी मुद्रा की जो पूर्ति है कितनी है, OQ के बराबर। अब विदेशी मुद्रा की जो प्रति इकाई कीमत है ये बढ़ जाती है, मान लीजिए OR2 के बराबर हो जाती है, तो उस समय विदेशी मुद्रा की जो पूर्ति है कितनी हो जाएगी, OQ2 के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर विदेशी मुद्रा की प्रति इकाई कीमत गिर गई, कितनी हो गई, OR1 के बराबर हो गई, तो उस समय विदेशी मुद्रा की पूर्ति भी गिर जाएगी, कितनी हो जाएगी, OQ1 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र है, इसके द्वारा हमें क्या पता चल रहा है, विनिमय दर बढ़ने पर विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और विनिमय दर कम होने पर विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। संतुलित विनिमय दर का निर्धारण। विदेशी विनिमय की कुल मांग वक्र तथा कुल पूर्ति वक्र एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहां पर संतुलित विनिमय दर का निर्धारण होता है। अब देखिए इसको ग्राफ से, यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया हुआ है। इस ग्राफ में DD जो है ये मांग वक्र दिखा रखा है और SS जो है ये कुल पूर्ति वक्र है। यहाँ पे DD वक्र और SS वक्र एक दूसरे को E पर काट रहे हैं, तो ये जो E पर काट रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, OR वस्तु की विनिमय दर निर्धारित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे विदेशी जो विनिमय है उसकी मांग भी OQ के बराबर है, उसकी पूर्ति भी OQ के बराबर है। इसलिए E बिंदु पर जो विनिमय दर है ये कितनी हो जाएगी, OR के बराबर हो जाएगी। अब देखिए अगर विनिमय दर OR1 हो जाती है या बढ़ जाती है समझ लीजिए, तो उस समय मांग क्या हो जाएगी, कम है और पूर्ति अधिक है। लेकिन अगर विनिमय दर कम हो जाती है, OR2 के बराबर हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, पूर्ति कम हो जाएगी और मांग अधिक हो जाएगी। लेकिन E बिंदु ऐसा बिंदु है जहाँ पे जो विदेशी मुद्रा है इसकी मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है, इसलिए विनिमय दर OR के बराबर निर्धारित है, क्योंकि यहाँ पे मांग और पूर्ति दोनों बराबर है। मांग तथा पूर्ति द्वारा विनिमय दर का स्वतः समायोजन। यदि विनिमय दर संतुलन दर से अधिक हो जाती है तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक हो जाती है, इससे विनिमय दर कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि विनिमय दर संतुलन विनिमय दर से घट जाती है तो विदेशी मुद्रा की मांग इसकी पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है, जिससे विनिमय दर बढ़ जाएगी। इस तरह संतुलन दर हमेशा विनिमय की मांग और पूर्ति की समानता के द्वारा निर्धारित होती है। तो इस तरह से मांग और पूर्ति के द्वारा विनिमय दर का स्वतः ही समायोजन हो जाता है। तो इस तरह से विनिमय दर संतुलन दर से जब ऊपर या नीचे हो जाती है तो विभिन्न परिस्थितियां उसको खुद समायोजित कर देती हैं और फिर से वो संतुलन स्तर पर आ जाती है। तो इस तरह से मांग और पूर्ति के द्वारा विनिमय दर का फिर से स्वतः समायोजन हो जाता है। विनिमय दर पर मांग और पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव, और मांग और पूर्ति का जो प्रभाव है ये क्या पड़ता है विनिमय दर पर, इसको इस ग्राफ से समझिए। जब विदेशी विनिमय की मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है, जिससे विनिमय दर में वृद्धि होती है। इसे घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास कहा जाता है। यहाँ पे देखिए इसमें दिखाया हुआ है। अब इस ग्राफ में देखिए संतुलन दर कौन सी है, यहाँ पर कौन सा बिंदु है, ई बिंदु है जहाँ पे संतुलन दर है। OR यहाँ पे विनिमय दर निर्धारित हुई है, संतुलन विनिमय दर इसको कह सकते हैं। अब अगर विनिमय दर बढ़ गई, OR1 के बराबर हो गई, तो मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। मांग बढ़ के कितनी हो गई है, यहाँ पे ये मांग OQ1 के बराबर हो गई,
नई संतुलित विनिमय दर क्या हो गई, E1 के बराबर हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पर मांग का जो है ये विनिमय दर पर सीधा असर हुआ है। तो हम कह सकते हैं जब विदेशी विनिमय की मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है। अब इसी तरह से देखिए, जब विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, जिससे विनिमय की दर में कमी आ जाती है। इसे घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, विदेशी विनिमय की पूर्ति में अगर वृद्धि हो रही है तो पूर्ति वक्र दाईं ओर को खिसक गया है। दाईं ओर मतलब थोड़ा सा नीचे की ओर को खिसक गया है। अब यहाँ पे देखिए, नई जो संतुलित विनिमय दर निर्धारित होगी ये कितनी हो जाएगी, OR के बराबर हो जाएगी। और संतुलन बिंदु कौन सा हो गया, E1 के बराबर हो गया। OR विनिमय दर जब निर्धारित होगी तो उस समय ये जो विदेशी मुद्रा की पूर्ति कितनी हो जाएगी, OQ1 के बराबर हो जाएगी। और अगर विनिमय दर OR1 के बराबर है तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति किसके बराबर हो गई, OQ1 के बराबर हो गई, OQ के बराबर हो गई। जिस समय OR1 पूर्ति ये विनिमय दर है तो उस समय पूर्ति कितनी है विदेशी मुद्रा की, OQ के बराबर हो जाएगी उस समय। अब देखिए, विदेशी विनिमय बाजार। विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जिसमें संसार के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं का क्रय विक्रय किया जाता है। निर्यातकर्ता विदेशी मुद्राओं की बिक्री करते हैं जबकि आयातकर्ता इनकी खरीदारी करते हैं। तो इस तरह से विदेशी विनिमय बाजार जो है ये विदेशी मुद्रा की खरीद व बिक्री का एक संस्थागत प्रबंध का स्थान है। विदेशी विनिमय बाजार के क्या कार्य हैं ये देखिए। सबसे पहला जो कार्य है यह है हस्तांतरण कार्य। इसका मतलब है विभिन्न देशों के बीच क्रय शक्ति के हस्तांतरण से है। दूसरा है साख या ऋण संबंधी कार्य। इसका मतलब हो गया घरेलू व्यापार की तरह विदेशी व्यापार के लिए भी साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। विदेशी विनिमय बाजार विदेशी व्यापार के सौदों के लिए ऋण प्रदान करता है। अगला जो विदेशी विनिमय बाजार का कार्य है यह जोखिम से बचाव संबंधी कार्य। इसका मतलब है विदेशी विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव के जोखिम से सुरक्षा करना। ये बाजार जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हाजिर एवं वायदा खरीद बिक्री की सुविधाएं प्रदान करता है। अब विदेशी विनिमय बाजार की कार्य पद्धति। विदेशी विनिमय बाजार में दो प्रकार की विनिमय दर होती है, जिसके आधार पर विदेशी विनिमय बाजार दो प्रकार के होते हैं। पहला है हाजिर बाजार स्पॉट मार्केट और दूसरा है वायदा बाजार और फॉरवर्ड मार्केट। तो इस तरह से जो विदेशी विनिमय बाजार हैं ये एक तरह से दो तरह के होते हैं। पहला है हाजिर बाजार स्पॉट मार्केट, ऐसा बाजार जिसमें केवल चालू या हाजिर लेन देन किया जाता है। इस बाजार की प्रवृत्ति दैनिक होती है। इसे प्रभावी विनिमय दर भी कहते हैं। हाजिर बाजार स्पॉट मार्केट की विशेषता है। सबसे पहला है हाजिर बाजार की प्रवृत्ति दैनिक होती है। इस बाजार का भविष्य के लेन देन से कोई संबंध नहीं होता। हाजिर बाजार में जो विनिमय दर निर्धारित होती है उसे तात्कालिक विनिमय दर कहा जाता है। तात्कालिक विनिमय दर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाजिर बाजार की जो प्रवृत्ति है ये दैनिक होती है। दूसरा है वायदा बाजार या फॉरवर्ड मार्केट। क्या है वायदा बाजार? ऐसा बाजार जिसमें भविष्य में किसी तिथि पर पूरे होने वाले लेन देन का कारोबार होता है, वायदा बाजार या फॉरवर्ड मार्केट कहलाता है। वायदा बाजार की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है यह बाजार केवल भविष्य से संबंधित होता है। दूसरा, वायदा बाजार में भविष्य में विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जाती है। तीसरा, इसमें विदेशी विनिमय का चालू लेन देन नहीं किया जाता। चौथा, यह भविष्य की
विनिमय दर को निर्धारित करता है, जिस पर भविष्य में लेन देन को पूरा किया जाता है। इसे वायदा बाजार या फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। तो ये वायदा बाजार या फॉरवर्ड मार्केट की विशेषता है। सबसे जो मुख्य विशेषता इसकी ये है, ये बाजार केवल भविष्य से संबंधित होता है। वायदा विनिमय दर एक प्रकार की अनुबंधित विनिमय दर है, जिस पर अनुबंध तो आज किए जाते हैं, लेकिन लेन देन भविष्य में पूरे किए जाते हैं। विनिमय दर को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? बैंक दर, व्यापार परिवर्तन, पूंजी प्रवाह, राजनीतिक दशाएं, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, सट्टेबाजी की क्रियाएं। अब इनको एक एक करके समझिए। सबसे पहला है बैंक दर। बैंक दर भी विनिमय दरों को प्रभावित करती है। यदि बैंक दर को बढ़ाया जाता है तो देश में विदेशों से ऊंची ब्याज की दर कमाने के उद्देश्य से अधिक कोषों का प्रवाह होगा। इससे विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ेगी और विनिमय दर विदेशी मुद्रा के प्रतिकूल होगी। दूसरा है व्यापार परिवर्तन। विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति निर्यातों और आयातों के परिवर्तन पर निर्भर करती है। तीसरा जो है इसका ये है पूंजी प्रवाह। अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी का प्रवाह भी विनिमय दरों को प्रभावित करता है। इसी तरह से राजनीतिक दशाएं हैं। देश में अगर राजनीतिक स्थिरता, ठोस और कुशल प्रशासन है तो विदेशी निवेश बढ़ता है। इसी तरह से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय से मतलब है स्टॉक एक्सचेंज के सौदे विदेशी प्रतिभूतियों और इसी तरह से ऋण पत्रों आदि के लेन देन विदेशी विनिमय तथा विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। सट्टेबाजी की क्रियाएं भी जो हैं ये विनिमय दर को बहुत अधिक प्रभावित करती है। अब विनिमय दर की मिश्रित प्रणालियां देखिए कौन कौन सी हैं। पहला है विस्तृत सीमा पट्टी, दूसरा है चलित सीमा बंद और तीसरा है प्रबंधित तरणशीलता। सबसे पहले देखिए विस्तृत सीमा पट्टी या वाइडर बैंड्स क्या है ये? विस्तृत सीमा पट्टी वह प्रणाली है जिसमें स्थिर विनिमय दर में परिवर्तन की अनुमति होती है। इस पद्धति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में मुद्राओं की समता के बीच 10% तक कमी या वृद्धि करने की छूट रहती है। यह सुविधा इसलिए दी जाती है ताकि सदस्य देश अपने भुगतान संतुलन को ठीक कर सकें। दूसरा है चलित सीमा बंद, क्रॉलिंग पेग। इस प्रणाली के अंतर्गत एक देश को अपने विदेशी विनिमय की समता दर में बहुत कम सीमा तक परिवर्तन करने की छूट दी जाती है। इसे चलित सीमा बंद या क्रॉलिंग पेग कहा जाता है। तीसरा है प्रबंधित तरणशीलता या मैनेज्ड फ्लोटिंग। इस प्रणाली की व्यवस्था के अंतर्गत विनिमय दर को लगभग स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, किंतु मौद्रिक अधिकारी देश के हित में कभी-कभी हस्तक्षेप कर सकते हैं। विनिमय दरों में हस्तक्षेप के लिए कुछ नियम और मार्गदर्शक सूत्रों का सहारा लिया जाता है। प्रबंधित तैरती विनिमय दर प्रणाली, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेश का प्रवाह विनिमय दरों में निरंतर होने वाले उच्चावचनों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। इसके समाधान के लिए 18 दिसंबर 1971 को स्मिथसोनियन समझौता किया गया। इस समझौते द्वारा विनिमय समता के दोनों ओर उतार चढ़ाव की पट्टी को 1% से 2.25% तक बढ़ा दिया गया। यह प्रणाली मुक्त लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली नहीं थी, बल्कि यह एक प्रबंधित तैरती विनिमय दर प्रणाली थी। इस प्रबंधित तैरती प्रणाली में जहां एक ओर देशों को स्थिर विनिमय दरों से होने वाले लाभों को प्राप्त करने का अवसर दिया गया, वहीं दूसरी ओर देश के भुगतान शेष के असंतुलनों को समायोजित करने के लिए लोचशीलता बनाए रखने का भी अवसर दिया गया। मुद्रा की परिवर्तनीयता, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मनी। वर्तमान मुद्रा का रूप
पत्र मुद्रा का है, जो अपरिवर्तनीय होती है। वर्तमान समय में मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ स्वर्णमान की मुद्रा परिवर्तनीयता से अलग है। वर्तमान समय में मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्राएं जो है ये मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती हैं। अब है अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन वह प्रणाली है जिसमें सरकार अपनी घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में घटा देती है। अवमूल्यन का उद्देश्य प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार लाना है। अवमूल्यन देश के निर्यात को बढ़ाने में तथा आयात को घटाने में सहायक होता है। तो अवमूल्यन में सरकार स्वयं जानबूझकर अपनी घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में घटा देती है। अगला है मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन। घरेलू मुद्रा के मूल्य ह्रास में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग तथा पूर्ति की शक्तियों से स्वतः घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में घट जाता है। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। तो इस तरह से अवमूल्यन और मूल्यह्रास में मुख्य अंतर क्या हो गया? अवमूल्यन जो प्रक्रिया है यहाँ पे सरकार जानबूझकर घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में घटा देती है, जबकि मूल्यह्रास में घरेलू मुद्रा का जो मूल्य है ये कैसे घटता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग और शक्तियों से स्वतः ही कम हो जाता है।